हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्यास आईएएस। आज हम लोग करेंगे मिशन यूपीएससी 2027 का डे 28, जिसमें हमें क्लास 7th की पॉलिटी का चैप्टर नंबर 9 के कुछ एडिशनल क्वेश्चंस करने थे। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ पावर ओवर द बैलेट बॉक्स। देखिए, बैलेट बॉक्स क्या होता है? जब हम वोट देने जाते हैं तो हमें जो बटन प्रेस करने होते हैं, आप उस तरीके से समझ लीजिए वो बैलेट बॉक्स है। ठीक है, सो पावर ओवर द बैलेट बॉक्स मीन्स कि पावर डोमिनेट कर रही है ओवर द बैलेट बॉक्स। ऑल्दो वन वोट, हम बोलते हैं कि हर पर्सन के पास वन वोट है और इक्वल वोट है, बट स्टिल ऐसा हो रहा है कि पावर ज़्यादा डोमिनेट करती है आज के टाइम पे, इवन गिविंग दी वन वोट। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि यार पावर कैसे डोमिनेट कर रही है बैलेट बॉक्स पे। ठीक है, हमें वही समझाना है। सो बेसिकली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आजकल लोग, तो वही चीज़ हमें यहाँ लिखनी है कि इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, control or manipulate the electoral process and the choices made by voters in a democratic system। ठीक है, मैनिपुलेट करना, इन्फ्लुएंस मतलब चेंज करना, कंट्रोल करना, इलेक्टोरल प्रोसेस जो भी इलेक्शन के प्रोसेस है उसको मैनिपुलेट करना, एंड इवन जो चॉइसेस वोटर्स बनाते हैं, जो वो चॉइसेस वोटर्स, मान लीजिए मेरे को किसी एक्स पार्टी को वोट करना है, बट किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है कि वाई को हम वोट देने चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो वाली चीज़ भी इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, सो दिस कैन अकर्स थ्रू वेरियस मीन्स इंक्लूडिंग कंट्रोल ओवर वोटर परसेप्शन, कि वोट जो देने जा रहे हैं उसकी परसेप्शन को चेंज कर देना किस तरीके से, या तो मीडिया के थ्रू या फिर कोई अदर टूल्स टू शेप वोटर्स ओपिनियन एंड प्रेफरेंसेस इन फेवर ऑफ सर्टेन कैंडिडेट्स और पॉलिसीज। इवन मैनिपुलेशन होना इलेक्टोरल रूल्स को, इलेक्टोरल रूल्स का मैनिपुलेशन करना किस तरीके से, यानी कि इलेक्शन लॉज चेंज करके, ठीक है, या फिर गैरीमेंडरिंग करके, सच एज गैरीमेंडरिंग। व्हाट इज़ गैरीमेंडरिंग? गैरीमेंडरिंग देखिए वैसे बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, हालांकि इंडिया में इतना होता नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूँ, जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन हुई थी 2022 के अराउंड और असम में 2023 में हुई थी, बट गैरीमेंडरिंग जो कंसेप्ट है वो यूएस में ज़्यादा फेमस है। ठीक है, इंडिया में होता नहीं है। गैरीमेंडरिंग होता क्या है? गैरीमेंडरिंग आप इस तरीके से समझ लीजिए कि वोट्स को मैनिपुलेट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज चेंज कर लेना सो दैट एक पार्टी वोट जीते। ठीक है, वोटर सप्रेशन टेक्टिक्स यूज़ करना, और इवन ऑल्टरिंग वोटिंग प्रोसीजर्स टू फेवर अ पर्टिकुलर ग्रुप और अ पार्टी। ठीक है, इकोनॉमिकली सोशली प्रेशर देना, जैसे मान लो कुछ पैसे देके, कुछ अलग इंटिमिडेशन और इवन कुछ सोशल प्रेशर्स देके, इन तरीके की चीज़ों से वोट इन्फ्लुएंस करना थ्रू फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, इंटिमिडेशन और एक्सप्लॉइटिंग सोशल हायरार्कीज। ठीक है, मोनोपोली ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की मोनोपोली का मतलब होता है कि एक जने के पास इंफॉर्मेशन है, एक साइड वन इंफॉर्मेशन होगा किसी के पास है। रिस्ट्रिक्ट करना एक्सेस टू बैलेंस इंफॉर्मेशन, की कस्टमर्स को, जो भी वोटर्स हैं उनको एक तरीके की इंफॉर्मेशन दिखाइए, सिर्फ अच्छा गंदा नहीं दिखाए, तो एक तरीके से इंफॉर्मेशन को रिस्ट्रिक्ट कर देना, देयर बाय लिमिटिंग वोटर्स एबिलिटी टू मेक इन्फॉर्म चॉइसेस। राइट, अगर हमें एक तरीके की इंफॉर्मेशन दिखाएगी, अच्छी चीज़ ही दिखाई जाएगी, तो हम बुरी चीज़ देख के तो कभी, मतलब अगर हम बुरी चीज़ भी हमें पता होगी तो फिर हम वोट उस हिसाब से देंगे ना, बट हमें दिखाई अच्छी चीज़ आ रही है तो हमें लगता है सब अच्छा हो रहा है। टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस, यूटिलाइजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, एल्गोरिथम्स और इवन मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स टू स्वे पब्लिक ओपिनियन जीतने के लिए इस तरीके की चीज़ों को यूज़ करना, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को, एल्गोरिथम्स को, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना। इन एसेंस हम क्या कहेंगे कि पावर ओवर द बैलेट बॉक्स क्या होता है? रिफ्लेक्ट द कैपेसिटी टू शेप डेमोक्रेटिक आउटकम्स बियॉन्ड फेयर एंड फ्री इलेक्शन, कि फेयर और फ्री इलेक्शन के अलावा भी हम लोग किसी तरीके से क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, कि किस तरीके से डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर भी हम पावर को डोमिनेट करा रहे हैं, ऑफन अंडरमाइनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल दैट इवन टुडे सो मेनी पीपल लाइव्स इन इंडिया आर इनइक्वल, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि आज भी इंडिया में हम ये कहेंगे कि लोगों की जो लाइफ है, जो लोग हैं आज भी कहीं ना कहीं अनइक्वल है, मतलब बराबर नहीं है, कि पुअर अलग रह रहे हैं, पुअर काफ़ी चीज़ों में अलग है और रिच काफ़ी चीज़ों में अलग है। देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हमने बुक में पढ़े, पॉवर्टी वगैरह आपने पढ़ा होगा, राइट। तो मैनी फैक्टर्स आर देयर टू कंट्रीब्यूट टू इनइक्वालिटी इन इंडिया टुडे, इम्पैक्टिंग पीपल लाइफ इन एरियाज लाइक एजुकेशन की वजह से, हेल्थ की वजह से, इनकम एंड अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से। तो हम इन फैक्टर्स को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, की किस तरीके से लोगों की इनकम में गैप है, किस तरीके से इकोनॉमिकली इनइक्वालिटी है, जैसे कि वेल्थ गैप, यानी कि देखिए आप रिच सेक्शन की अगर इनकम देखेंगे पर डे के हिसाब से भी, और वहीं पुअर सेक्शन की देखेंगे तो बहुत ज़्यादा गैप देखने को मिलता है। इवन वेल्थ के टर्म्स में भी हम देख सकते हैं कि लोगों के, रिच के पास बहुत प्रॉपर्टीज़ है, बहुत वेल्थ है, बट वहीं पुअर के पास नहीं है, इस वजह से भी इनइक्वालिटी है।
अनइक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज़, आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे कि कितनी अनइक्वल तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिली जाती है, मेल को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है फीमेल से, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ों के बेसिस पे जॉब दी जाती है, तो कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी इंडिया के अंदर फेयर नहीं है, इस तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है। सोशल इनइक्वालिटी होती है आज भी कास्ट सिस्टम के बेसिस पे। जेंडर डिस्पैरिटी है कि विमेन फेस अनइक्वल पे, लिमिटेड एजुकेशन एंड रिस्ट्रिक्टेड राइट्स कंपेयर टू द मेन। तीसरी चीज़ डिस्क्रिमिनेशन करना, जैसे कि रिलीजियस बेसिस पे, एथनिक बेसिस पे, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज समटाइम फेस प्रेजुडिस लिमिटिंग देयर अपॉर्चुनिटीज़। तो कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके की डिस्पैरिटीज़ होने की वजह से भी हम कह सकते हैं कि इनइक्वालिटी है। ये सारी चीज़ें हमने पहले भी पढ़ी है, बस उसको हमने वापस देख लिया। एजुकेशनल डिस्पैरिटी, जैसे कि क्वालिटी एजुकेशन हर किसी को नहीं मिलती, ड्रॉप आउट बहुत हो रहा है स्कूल में। प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करने से पहले लोग स्कूल से निकल जाते हैं, ठीक है। रीजनल डिस्पैरिटी, अर्बन एरियाज़ रूरल एरियाज़ में डिवाइड है, उस वजह से कहीं ना कहीं डिस्पैरिटीज़ है। कुछ अंडर डेवलप्ड स्टेट्स की वजह से, जैसे आप देखेंगे बिहार एंड उड़ीसा है, तो कहीं ना कहीं उसमें डेवलपमेंट में बहुत कमी है एज़ कम्पेयर टू जो गुजरात और कर्नाटका में है। तो जब स्टेट ही अंडर डेवलप्ड होगी तो फिर वो स्टेट कैसे ग्रो होगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स ये आ जाते हैं। हेल्थ को लेके पुअर हेल्थ केयर एक्सेस है, अभी भी आप देखेंगे कंसल्टेशन फ़ीस डॉक्टर्स की बहुत है, मेडिसिन की कॉस्ट है, ट्रीटमेंट कराने के बाद जो टेस्टिंग होती है तो उसकी भी कॉस्ट बहुत है। तो कहीं ना कहीं वहाँ अनइक्वालिटी आ जाती है कि गरीब लोग करा ही नहीं पाते हैं, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट और इनफॉर्मल वर्क की वही है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, इनफॉर्मल वर्क ज़्यादा है हमारे यहाँ, ठीक है। फॉर्मल वर्क से ज़्यादा लोग इनफॉर्मल है, जिसमें अनस्किल्ड वर्कर्स वगैरह बहुत ज़्यादा हायर्ड है। तो कहीं ना कहीं उनके पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई बेनिफिट्स नहीं है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, वेजेस भी फेयर नहीं मिल रही, किसी को कुछ मिल रही, किसी को कुछ मिल रही, जैसे हमने पुटिंग आउट सिस्टम पढ़ा था, राइट। करप्शन एंड पुअर गवर्नेंस बहुत ज़्यादा देखने को आपको मिलता है। हिस्टोरिकल इनजस्टिस भी है कि जो हमारे पुराने टाइम से चल रहा है कि कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन एंड अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की होने की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पे। आज भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुई है लैंड वगैरह की, कहीं ना कहीं वो भी आज भी इम्पैक्ट देता है, ठीक है। सो एड्रेसिंग दीज इशूज़ रिक्वायर्स पॉलिसीज़ फोकस्ड ऑन एजुकेशन, हेल्थ केयर, जॉब क्रिएशन एंड रिड्यूसिंग सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज लिविंग डॉक्यूमेंट, इज इट ऑल्सो नोन बाय मोर डिफरेंट नेम्स। तो येस, कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज लिविंग डॉक्यूमेंट एंड इट इज़ ऑल्सो नोन बाय मोर डिफरेंट नेम्स विच आर विल स्टडी। सो कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम इसके अंदर आज भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम कोई भी चेंज इसके अंदर लाना चाहिए, कोई भी नई चीज़ हम लाना चाहिए, अडेप्ट कर लेता है एंड इवॉल्व भी करता है ओवर टाइम टू मीट दी चेंजिंग नीड्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं उस हिसाब से ये चीज़ भी चेंज हो जाती है। सो दिस अडेप्टेबिलिटी इंश्योर्स दैट इट रिमेन्स रेलिवेंट एंड इफेक्टिव। इसी अडेप्टेबिलिटी की वजह से हम कह सकते हैं कि वो रेलिवेंट है एंड इफेक्टिव है, ठीक है। अब दूसरे नाम क्या है, वाई इज द कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड अ लिविंग डॉक्यूमेंट, मैंने एक रीजन फॉर्म में दिया, आप रीड कर सकते हैं। अमेंडेबिलिटी की, आज भी हम इसको अमेंड कर सकते हैं, कोई भी चीज़ हमें चेंज करनी हो, कोई लॉ राइट चेंजेस तो हम कर सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। आज तक 100 टाइम्स से ज़्यादा हुआ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ है। जुडिशल इंटरप्रिटेशन की वजह से, जैसे कोर्ट्स वगैरह मैं बात करूँ, कोर्ट्स यानी कि सुप्रीम कोर्ट हो गए आपके, स्पेशली अगर मैं बात करूँ, वरना सारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह, तो उन सब में इंटरप्रेट करता है वो कॉन्स्टिट्यूशन को टू सूट कंटेम्प्रेरी नीड्स, की हमारी जो भी कंटेम्प्रेरी नीड्स हैं, ठीक है, वो सब भी हम इसमें कर सकते हैं। जैसे आपको एक बहुत पुराना केस पता होगा, केशवानंदा भारती केस, आई होप शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, बहुत ही फेमस केस है ये हमारे, ठीक है। एक स्टैब्लिश जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जिसे हम कह देते हैं, ठीक है। डेमोक्रेटिक स्पिरिट, इट रिफ्लेक्ट्स द विल ऑफ द पीपल, कि लोगों की विल दिखाता है, विच इवॉल्व्स विद टाइम। सो थ्रू इलेक्शंस चेंजिंग गवर्नमेंट कैन ब्रिंग न्यू पॉलिसीज इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे है, क्योंकि सम पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो रिजिड है बट कुछ फ्लेक्सिबल है, विच अलाउ एडजस्टमेंट विदाउट इवन कॉम्प्रोमाइजिंग इट्स कोर प्रिंसिपल्स। क्या दूसरे नेम है कॉन्स्टिट्यूशन के, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, यानी कि हाईएस्ट लीगल अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड ऑल लॉज एंड पॉलिसीज मस्ट कन्फॉर्म टू इट, इसलिए इसको सुप्रीम लॉ भी बोला जाता है। गाइडिंग डॉक्यूमेंट बोला जाता है क्योंकि वो गाइड की तरह एक हेल्प करती है फॉर गवर्नेंस, प्रोटेक्टिंग राइट्स एंड इंश्योरिंग जस्टिस। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि गारंटी करता है ये फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम को, ठीक है। ऑल्सो फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नेंस कैसे, क्योंकि एक पूरा गवर्नमेंट किस तरीके से चलेगी, क्या फंक्शनिंग है, क्या स्ट्रक्चर है, उसके लिए भी एक कहीं ना कहीं गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है। सो इस तरीके के नाम से इसको जाना जाता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेचर मेक इट अ डायनामिक एंड एंड्यूरिंग फाउंडेशन फॉर गवर्नेंस इन अ डाइवर्स एंड इवॉल्विंग सोसाइटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले इन पीपल स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल है इक्वालिटी के अंदर, कि हम कैसे कहें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी की तरफ बोलता है।
So constitution plays a crucial role in people's struggle for equality by providing a framework that guarantees rights, enforce law, and ensures justice for all the citizens. It serves as both a guide and a protector, enabling individuals and groups to challenge inequalities and demand fairness. ठीक है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो राइट्स को भी गारंटी करता है, लॉज वगैरह भी इन्फोर्स करता है और जस्टिस भी इंश्योर करने की कोशिश करता है हर सिटीजन्स के लिए. तो गाइड भी है कॉन्स्टिट्यूशन, एक प्रोटेक्टर भी है. किस तरीके से? पहला पॉइंट है फंडामेंटल राइट्स के थ्रू, क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स दिए तो कहीं ना कहीं वो इक्वालिटी की तरफ ही लेके जा रही है. राइट टू इक्वालिटी जैसे आपको पता है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक है, विच इंश्योर्स दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. आर्टिकल 17 क्या कहते हैं? आई होप आप लोगों को याद होगा, हमने ED आउट करके एक्रोनियम पढ़ा था. तो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मतलब फंडामेंटल राइट हमारा ये कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए. आउटलॉज अनटचेबिलिटी एंड प्रमोट्स सोशल जस्टिस. देन वी हैव इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. ठीक है, आर्टिकल 16 विच गारंटीज इक्वल एक्सेस टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट इज after the first point which is guarantees fundamental right, we have provides for affirmative action. affirmative action जैसे कि पहला रिजर्वेशन पॉलिसीज़ देता है. कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है कि जो भी स्पेशल प्रोविजंस हो कुछ सोशली और बैकवर्ड एरियाज़ वालों के लिए, बैकवर्ड कास्ट वालों के लिए आप कह सकते हैं, इंश्योरिंग रिप्रेजेंटेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मार्जिनलाइज ग्रुप्स. ठीक है, आई बात समझ. प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल एंड माइनॉरिटी अफेयर्स, प्रोटेक्शन और राइट्स. प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल एंड माइनॉरिटी राइट मतलब कि जो भी ट्राइबल एरियाज़ में हैं और जो माइनॉरिटी है उनको भी राइट्स मिले. आर्टिकल 46 एंड 244 प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर डिसएडवांटेज ग्रुप. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रमोट सोशल जस्टिस. प्रमोट सोशल जस्टिस में क्या है कि ये फर्स्ट है DPSP के बारे में हालांकि हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है. पार्ट 4 एनकरेज द गवर्नमेंट टू क्रिएट लॉज एंड पॉलिसीज विच रिड्यूस इनइक्वालिटी. ठीक है, DPSP के बारे में हम पढ़ेंगे तो आपको बाद में ये चीज़ ईजी लगेगी कि DPSP क्या कह रहे हैं, जिसमें वही एक तरीके से आप ऐसे मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स की तरह इसको आप समझ सकते हैं अभी, जिसमें वही है कि लॉज एंड पॉलिसीज़ बनाइए सो दैट इनइक्वालिटी कम हो, जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स, फ्री एजुकेशन, हेल्थ केयर, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर ऑल्सो. ठीक है. प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, इंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल. नेक्स्ट है एम्पावर सिटीजन, जैसे कि लीगल फ्रेमवर्क टू चैलेंज इनइक्वालिटी. Constitution allow individual to approach court if their rights are violated, fostering a culture of accountability and justice. कि अगर हमें लग रहा है कि हमारे राइट्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, ठीक है, हमारे राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो वी हैव द पॉलिसी मतलब वी हैव द ऑप्शन टू गो टू लीगल, मतलब लीगल कोर्ट्स वगैरह में हम जाके ये मांग सकते हैं कि हमारी राइट्स वायलेट हो रही है. Even we have freedom of expression and association, Article 19 के through, which enables people to organize movements, protest or unions to demand equality. Protect women and gender equality, Article 15(3) and 42 allow special provision for the protection and empowerment of women, promoting equality in education, employment and representation. So Article 15(3) and 42 क्या कहता है? कुछ special provision provide करता है women के लिए, which promote quality in education and employment and representation also. Strengthen unity and diversity by respecting linguistic, cultural and religious diversity. Constitution ये ensure करता है कि कोई भी community मार्जिनलाइज्ड और डिस्क्रिमिनेटेड ना हो, फोस्टरिंग इक्वालिटी इन अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी की इक्वालिटी ही प्रमोट होए, ऐसा कुछ ना हो कि माइनॉरिटी या कोई भी कम्युनिटी के लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाए. सो इन एसेंस वी कैन से दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द लीगल टूल्स, हमें लीगल टूल्स भी दे रहा है एंड कुछ प्रिंसिपल्स भी, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स वगैरह, फंडामेंटल ड्यूटीज़ टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रमोट इक्वालिटी. इट नॉट ओनली इंश्योर्स जस्टिस बट ऑल्सो एम्पावर सिटीजन टू ट्रांसफॉर्म देयर स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी इनटू एक्शनेबल आउटकम्स. ठीक है, तो वही है. काफ़ी चीज़ें आपको ऐसा लग रहा होगा कि अभी याद नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे तो हमें याद भी होती रहेगी. जैसे कि अभी हमने ED आउट देखा, इसमें तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें काम आएगी. जब हम बार बार पढ़ते हैं ना कोई चीज़ तो हमें याद हो जाती है. ठीक है. सो ये वीडियो थोड़ा सा आने में डिले हो गई है, कुछ रीजंस थे उसके, बाकी न्यू ईयर भी था एक मेन रीज़न तो आपका. ठीक है. सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे. बेसिकली अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा रहेगा क्लास 8th की पॉलिटी. ठीक है, क्लास 8th की पॉलिटी जो क्लास 8th की जो पॉलिटी है वो हम लोग मंडे से शुरू करेंगे. ठीक है, सो दैट आप लोग तब तक नहीं कंप्लीट, अगर आपका नहीं हुआ हो तो आप एटलीस्ट कंप्लीट कर लें एंड मंडे से वी विल स्टार्ट विद दी क्लास 8th पॉलिटी. सो मिलते हैं मंडे को. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.